Hi, hello, good morning. My name is C. Abhijit Sahu and I welcome you all to this revision lecture. तो भाई आज अपने रिवाइज करने वाले हैं सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो फिर सर ये चैप्टर कहता क्या है? ये चैप्टर एक बहुत सिंपल सा बात कहता है। लेट सपोज तुम्हारा एक इनकम है एंड तुम्हारा एक लॉस है, तो आप उस लॉस को उस इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, एंड उस लॉस को सेट ऑफ करने के बाद जो आपका नेट इनकम बचता है, सिर्फ वही नेट इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटअप ऑफ लॉसेस। और जो लॉस सेटअप नहीं हो पाता ड्यू टू सम रीजन, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। तो सर ये लॉस सेटअप करने का प्रोसेस क्या है? अगर आपको एक लॉस को सेट ऑफ करना है, इन दैट केस पहले आपको करना रहता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, उसके बाद होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, उसके बाद इंटर हेड एडजस्टमेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंट्रा हेड एडजस्टमेंट? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मींस इनकम एंड लॉस बिलोंगिंग टू सेम हेड। जिस इनकम के साथ आप लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हैं, बोथ इनकम एंड लॉस बिलोंगिंग टू सेम हेड, दैट इज योर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। देन व्हाट इज इंटर हेड एडजस्टमेंट? इंटर हेड एडजस्टमेंट में इनकम एंड लॉस बिलोंगिंग टू डिफरेंट हेड। किसी डिफरेंट हेड के लॉस को मैं किसी डिफरेंट हेड के इनकम के साथ सेटअप कर रहा हूं, एडजस्ट कर रहा हूं, दैट इज योर इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, उसके बाद इंटर हेड एडजस्टमेंट, ये ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं सर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट से। जब भी भाई इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करो ना, 4 रिस्ट्रिक्शंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, बोथ इनकम एंड लॉस, जिनको हम एडजस्ट कर रहे हैं, जिनको हम सेट ऑफ कर रहे हैं, बिलोंगिंग टू सेम हेड। ओके, सो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते वक्त आपको 4 रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। सबसे पहले जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, it can be set up only with long term capital gain। long term capital loss सिर्फ और सिर्फ long term capital gain के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। short term capital gain के साथ ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये पहला रिस्ट्रिक्शन है। long term capital loss एडजस्ट हो सकता है ओनली विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ ये एडजस्ट नहीं हो सकता। पर ध्यान रखना, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, इट कैन बी एडजस्टेड विथ बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो रेस्ट्रिक्शन ओनली ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के ऊपर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर ये स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको कोई लॉस हो रहा है, देन सच लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली विथ प्रॉफिट फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस। आप इस टाइप के स्पेकुलेशन लॉस को एडजस्ट कर सकते हो ओनली विथ प्रॉफिट फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस को एडजस्ट कर सकते हो। नॉट अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस को आप नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। दोबारा रिपीट करता हूं, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस को आप एडजस्ट कर सकते हो ओनली विथ प्रॉफिट फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस। लॉस फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस को आप किसी नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। बट लॉस फ्रॉम ए नॉर्मल बिजनेस कैन बी एडजस्टेड विथ प्रॉफिट फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर लॉस कोई नॉर्मल बिजनेस का है, उस लॉस को आप स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर से रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? रिस्ट्रिक्शन है ऑन लॉस फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर लॉस हो रहा है स्पेकुलेशन बिजनेस से, उसको सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करना है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से। नेक्स्ट, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल टू लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस कहां था सर? 3580। 3580 में जो लिस्ट दे रखा था, तो ये 3580 के जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, अगर वहां से आपको कोई लॉस हो रहा है ना, उस टाइप के लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो ओनली विथ इनकम फ्रॉम ए स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ ही आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। ये स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है, उसको आप नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। बट ध्यान रखना, अगर लॉस नॉर्मल बिजनेस से हो रहा है, क्या वो नॉर्मल बिजनेस लॉस को मैं स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, सच लॉस कैन बी एडजस्टेड, कैन बी सेटअप ओनली विथ प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। तो ये 4 रिस्ट्रिक्शन है
इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के ऊपर। जब भी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करो, ये 4 रिस्ट्रिक्शन है जो आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट इज योर लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्सेज। लेट सपोज एग्रीकल्चरल इनकम जो अपना एग्जेम्प्ट रहता है, तो अगर एग्रीकल्चरल इनकम कमाते वक्त मेरे को अगर कोई लॉस होता है, ओके, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मैंने कुछ परफॉर्म किया और वहां से मेरे को कुछ लॉस हुआ, उस लॉस का क्या करना है सर? क्या ये लॉस किसी इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है? नहीं। अगर एग्जेम्प्ट सोर्सेज से आपको कोई लॉस हो रहा है, सच लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ एनी टैक्सेबल इनकम, सच लॉस इज ए डेड लॉस एंड इट इज टू बी इग्नोर्ड। ये एक पॉइंट ध्यान रख के आपको चलना है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट यहां पर खत्म हुआ। अब इसके बाद आएंगे हम इंटर हेड एडजस्टमेंट। लॉस किसी और हेड का, इनकम किसी और हेड का, और दोनों को हम एडजस्ट कर रहे हैं। और जब भी हम इंटर हेड एडजस्टमेंट करें ना, तब भी आपको 4 रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर भी 4 रिस्ट्रिक्शंस है भाई। सबसे पहले, अगर आपका पीजीबीपी हेड में कोई लॉस है, बेसिकली मैं इसको इन शॉर्ट कह सकता हूं, अगर आपका कोई बिजनेस लॉस है, आप बिजनेस लॉस को सैलरी हेड के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। लॉस अंडर पीजीबीपी कैन बी सेटअप अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। तो अगर आपका पीजीबीपी वाला लॉस है ना, ये पीजीबीपी वाले लॉस को आप किसी भी हेड के इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, बट सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये आ गया आपका पहला रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, अगर लॉस हो रहा है अंडर द हेड कैपिटल गेन, कैपिटल गेन वाले हेड में अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है, इट कैन बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इट कैन बी योर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। ये कैपिटल गेन हेड में जो लॉस हो रहा है ना, इस लॉस को आप अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेटअप अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। ये चीज आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर ये हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में आपको कोई लॉस होता है, इस लॉस को आप अदर हेड के इनकम के साथ बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अप टू ए लिमिट ऑफ 2 लाख। दोबारा रिपीट करता हूं, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, आप इस लॉस को अदर हेड के इनकम के साथ बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, बट अप टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 लाख, एंड दैट टू अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं। न्यू रिजीम में ये भी परमिसेबल नहीं है, वो अपने न्यू रिजीम वाले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो। Loss under the head income from house property, maximum loss from house property which can be set up against income from any other head is 2 लाख। तो अगर ये हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में कोई लॉस है, तो उसको आप अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है, अच्छा। अब ये जो तीनों रह गए भाई, एक है तुम्हारा स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, एक है तुम्हारा स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, और एक है तुम्हारा लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। भाई ये जो तीनों लॉसेस है ना, ये तो अपने ही हेड के, ये लॉसेस जिस हेड को बिलोंग करते हैं उसी हेड के इनकम के साथ भी ये एडजस्ट नहीं हो सकते। तो ये अदर हेड के इनकम के साथ क्या ही एडजस्ट होंगे? इनको तो अपनों ने ही ठुकरा दिया, तो गैर इसको कहां अपनाएंगे? ये मैंने क्लास में भी बोला था भाई। तो ये जो आपके लॉसेस है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, भाई इन लॉसेस को भी आप अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रख के चलना है। अच्छा, तो पहले सर हमने कर लिया इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, उसके बाद हमने कर लिया इंटर हेड एडजस्टमेंट। सर अभी नेक्स्ट क्या? कैरी फॉरवर्ड। आपने लॉस का इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ट्राई किया, कुछ लॉस बच गया। आपने फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट ट्राई किया, फिर भी कुछ लॉस बच गया। और ध्यान रखना, जब भी आप ये इंट्रा हेड एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शंस को आपको ध्यान में रखना है। ओके, आपने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया, इंटर हेड एडजस्टमेंट किया, फिर भी आपके कुछ लॉसेस बच जाते हैं। अब इन लॉसेस को आपको कैरी फॉरवर्ड करके चलना है। कहां कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे? टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। और ध्यान रखना, एक बार तुम्हारा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना, एक बार तुम्हारा लॉस नेक्स्ट असेसमेंट ईयर को कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना, अब उसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही पॉसिबल है, इंटर हेड एडजस्टमेंट और पॉसिबल नहीं होता। कैरिड फॉरवर्ड लॉस का सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो सकता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। ओके, once a particular loss is carried forward, it can be set up only against income from same head in forthcoming assessment year. What does it mean? It means अगर आपने एक लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया, अब सिर्फ और सिर्फ भाई उसका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सर अभी जो लॉस अपने कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं,
जो लॉस अपने कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, बचे हुए लॉस को जो हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, तो सर इसका क्या कोई टाइम लिमिट है या फिर जितना साल चाहो उतना साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं भाई, इसका टाइम लिमिट है। सबसे पहले लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड से तुमको कोई लॉस हो रहा है और तुम लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। ओके, अब नॉर्मल बिजनेस से अगर तुम्हें कोई लॉस हो रहा है, इस लॉस को भी तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, इसको तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, इसको तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर ए पीरियड ऑफ अनलिमिटेड ईयर्स। ये सेक्शन 35AD में भी पढ़े थे। अच्छा, अब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, दोनों को ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर 8 ईयर्स। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और जहां तक बात है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर ए अनलिमिटेड पीरियड। अब ध्यान रखना फिर, तो भाई सर ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए कौन से लॉस को अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? एक है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस और एक है आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और जहां तक बात है सर, ये 4 ईयर्स वाला लिमिट कहां था? लॉसेस व्हिच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में था सर एक आपका स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस और एक था लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। अच्छा, और बाकी जो 4 रह गए, बाकी 4 मींस लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, एक है आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस, एक है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। ओके, अच्छा सर ये जो आप 8 ईयर्स 4 ईयर्स बोल रहे हैं सर, इसको कहां से कैलकुलेट करना है? फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के एंड से 8 साल या फिर असेसमेंट ईयर के एंड से 4 साल। ओके, चलो ये वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट कुछ नोट्स है, नोट्स 1 2 3 और ये कुछ अदर पॉइंट्स है, फिर खत्म। ओके, सो पर्सन हु हैज इनकर्ड द लॉस is entitled to carry forward and set up the loss. Let's suppose मेरा एक बिजनेस है भाई, let's suppose मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस से मेरे को कुछ लॉस हुआ। अब वो जो भी लॉस हुआ मेरे को, वो लॉस को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया और कैरी फॉरवर्ड करके मैं उसको लेके चल रहा हूं आगे। मैं इसको सेटअप करने का सोच रहा था, लेकिन होता क्या है, मैं सडनली इस बिजनेस को बेच देता हूं। मेरे को कुछ बिजनेस हुआ, मेरा एक बिजनेस था, उस बिजनेस से मेरे को कुछ लॉस हो रखा था और उस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूं। ठीक है, अब सडनली क्या होता है, मैं वो बिजनेस किसी और को बेच देता हूं। तो अगर मैं बिजनेस किसी और को बेच दिया विद ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, क्या ये कैरिड फॉरवर्ड लॉस भी ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं भाई नहीं, लॉस मैंने इनकर किया है, लॉस मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो लॉस मेरे हाथ में ही रहेगा। मैं ही उस लॉस को आगे सेटअप करने वाला हूं। विथ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस लॉस ट्रांसफर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है आपको। बट अगर ये ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो रहा है अंडर इनहेरिटेंस, अंडर सक्सेशन, अगर ये बिजनेस का ट्रांसफर हो रहा है अंडर इनहेरिटेंस, इन दैट केस विथ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस लॉस भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेट सपोज मैं एक बिजनेस कर रहा था, उस बिजनेस में मैंने कुछ लॉस इनकर किया है और उस लॉस को मैंने कैरी फॉरवर्ड भी कर रखा है। ओके, अब क्या होता है, बिजनेस इनहेरिटेंस में ट्रांसफर होता है फ्रॉम मी टू माई सन। बिजनेस अंडर इनहेरिटेंस ट्रांसफर होता है फ्रॉम मी टू माई सन। अब ये जो कैरिड फॉरवर्ड लॉस है, जो लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड कर रखा हूं, अब ये लॉस ट्रांसफर होने वाला है टू माई सन। अलॉन्ग विथ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस लॉस भी ट्रांसफर होने वाला है। ओके, सो ये वाला पॉइंट एक बार आप लोग रीड कर लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेटअप अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस। ये तो बहुत सिंपल सा बात है। लेट सपोज भाई मेरा एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, वहां से मेरे को लॉस हुआ। मेरा एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, वहां से मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस का जो लॉस है, क्या इस लॉस को मैं फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं सर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, Brought forward loss from a business can be set up even if business is not continued. Let's suppose मैं एक बिजनेस किया और उस बिजनेस से मेरे को कुछ लॉस हुआ और उस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ। ओके, अब नॉर्मल बिजनेस लॉस है, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ फॉर 8 असेसमेंट ईयर। अब फॉर 4 असेसमेंट ईयर मैं ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ, अभी तक एडजस्ट हुआ नहीं है, अभी तक सेटअप हुआ नहीं है। और सडनली क्या होता है, जिस बिजनेस को ये लॉस रिलेट करता है वो बिजनेस में क्लोज कर देता हूँ। अगर बिजनेस क्लोज हो गया, क्या फिर भी मैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके सेटअप कर सकता हूं? बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करके सेटअप कर सकते हो। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता आपका बिजनेस चल रहा है या फिर बंद हो गया है, फिर भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके सेटअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 ये कहता है भाई अगर एक कंपनी बिजनेस करता है ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर ऑफ अदर कंपनी। एक कंपनी है और एक कंपनी कहता है कि यार मेरा परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी इज ए बिजनेस। ओके, एक कंपनी है, उसका
अलग सा एक बिजनेस है, वो अलग सा बिजनेस करता है, बट वो ये कहता है कि दैट वो अलग सा बिजनेस के साथ ही साथ मेरा और एक बिजनेस भी है, एंड दैट बिजनेस इज परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। इन दैट केस भाई ये जो तुम बिजनेस बोल रहे हो ना अपना, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, इस बिजनेस को हम स्पेकुलेटिव बिजनेस मान लेंगे। लेकिन क्यों सर? स्पेकुलेटिव बिजनेस तो वही होता है जहां पर डिलीवरी नहीं होता। सर यहां पर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी जो वो कर रहा है, सर यहां पर तो शेयर्स का एक्चुअल डिलीवरी हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल शेयर्स का एक्चुअल डिलीवरी हो रहा होगा, फिर भी हम इस बिजनेस को, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज वाला जो बिजनेस है, इसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कंसिडर करने वाले हैं। Such company shall deem to be carrying on speculation business to the extent business consists of purchase and sale of such share। तो अगर एक कंपनी अपने नॉर्मल बिजनेस के साथ साथ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज वाला बिजनेस कर रहा है, इन दैट केस परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेशन बिजनेस। इवन दो यहां पर शेयर्स का एक्चुअल डिलीवरी हो रहा हो, फिर भी हम इस बिजनेस को स्पेकुलेशन बिजनेस कंसिडर करने वाले हैं। बट ये जो डिमिंग प्रोविजन है ना, ये डिमिंग प्रोविजन दो टाइप के कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होता। दो टाइप के कंपनीज को ये डिमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब ये जो कंपनीज है ना भाई, ये जो कंपनीज है जो अभी मैं रीड आउट करने वाला हूं, ये जो कंपनीज है, अगर ये कंपनीज एंटर करती है इनटू द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, इन दैट केस सच बिजनेस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेशन बिजनेस। उसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं मानेंगे। देखो अभी किस टाइप की कंपनी है? पहला, कंपनी whose gross total income consists of mainly income chargeable under the head interest on security, income from house property, capital gain and income from other sources। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा कोई कंपनी जिसका ग्रॉस टोटल इनकम में आपका मेजरली कैपिटल गेन टाइप का इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम है एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाले इनकम है, उस टाइप के कंपनी अगर बिजनेस करता है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, हम उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस कंसिडर नहीं करने वाले, उसको नॉर्मल बिजनेस ही कंसिडर करने वाले हैं। कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसा कोई कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है ट्रेडिंग इन शेयर्स का, बैंकिंग का बिजनेस है या फिर ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस वाला बिजनेस है, उस टाइप के कंपनी के केस में भी अगर ये कंपनी एंटर करता है इनटू द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, दैट बिजनेस विल नॉट बी डीम्ड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस। उसको हम नॉर्मल बिजनेस ही कंसिडर करने वाले हैं। ये सेम चीज यहां पर लिखा गया है, एक बार आप रीड कर लेना। अच्छा, नोट 3 क्या कहता है? नोट 3 ये कहता है कि सर ये जो आप बोल रहे हो ना, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस से लॉस कैसे होता है सर? यार बहुत सिंपल है। लेट सपोज मैं एक रेसोर्स ओन करता हूं एंड मेंटेन करता हूं, ठीक है। अब जो मेरा हॉर्स है वो रेस में दौड़ा और वो रेस में सेकंड आता है, रेस में आता है सेकंड, ओके। अब मेरा घोड़ा रेस में सेकंड आया तो मेरे को एक स्टेक मनी तो मिलेगा, ओके। अब मेरे को स्टेक मनी मिलता है 1 लाख रुपए का। अब उस घोड़े के मेंटेनेंस में ही मेरा खर्चा हो रखा है 3 लाख रुपया। मेंटेनेंस में ही मेरा खर्चा हो रखा है 3 लाख रुपया। इन दैट केस देयर इज ए लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज। देयर इज ए लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज, ओके, ठीक है। सो दिस इज योर लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। अब इसी का ही कैलकुलेशन दे रखा है, एक बार आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ सेटअप ऑफ बिजनेस लॉसेस। ऑर्डर ऑफ सेटअप ऑफ बिजनेस लॉसेस, यहां पर 3 चीजें दे रखा है। एक तो आपको दे रखा है करंट ईयर का डिप्रिसिएशन, और एक दे रखा है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और एक आपको दे रखा है अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, ओके। सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट कर लेना है करंट ईयर बिजनेस लॉस, सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट कर लेना है करंट ईयर का बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है, करंट प्रीवियस ईयर में बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है बिफोर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कंसिडर करने से पहले बिजनेस का जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है, सबसे पहले आपको वो कैलकुलेट कर लेना है। उसके साथ आपको एडजस्ट करना है सबसे पहले करंट ईयर का डिप्रिसिएशन, ओके। करंट ईयर का आपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, बिफोर डिप्रिसिएशन वाला प्रॉफिट सबसे पहले आपको माइनस करना है करंट ईयर का डिप्रिसिएशन। उसके बाद आपको एडजस्ट करना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ओके। जो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, जिन लॉसेस को आपने अर्लियर असेसमेंट ईयर से कैरी फॉरवर्ड करके लाया है, वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको एडजस्ट करना है
अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को। तो ये सीक्वेंस होने वाला है भाई, सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, उसके बाद आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस आएगा, एंड उसके बाद आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आएगा। और ये सीक्वेंस लॉजिकल भी है क्योंकि इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, और इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर अनलिमिटेड पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड। इन दैट केस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को अगर हम बाद में एडजस्ट करेंगे तो वही अपने लिए बेनिफिशियल वाला डील होगा। ओके, नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम सट्टेबाजी वाले एक्टिविटी। अगर आप कोई सट्टेबाजी वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे कि आपका लॉटरी हो गया, कार्ड गेम हो गया, हॉर्स रेस हो गया, अगर आप ये सट्टेबाजी वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और आपको कोई लॉस हो जाता है, तो फिर सर इस लॉस का अपने कहीं पर एडजस्टमेंट या फिर सेटअप कर सकते हैं क्या? कहीं कुछ नहीं कर सकते भाई, कहीं कुछ नहीं कर सकते। सट्टेबाजी वाले एक्टिविटीज से अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है, उस लॉस को आप कहीं पर भी सेटअप नहीं कर सकते। इवन आप उसको सट्टेबाजी वाले इनकम के साथ भी सेटअप नहीं कर सकते। इट इज ए डेड लॉस, इसको कंप्लीटली इग्नोर करना है। और ध्यान रखना, अगर आपका रिटर्न ऑफ लॉस है, अगर आपके रिटर्न में कोई लॉस है जिस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, इन दैट केस यू हैव टू फाइल योर रिटर्न विद इन द ड्यू डेट प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) में क्या ड्यू डेट है भाई? एक है 30 नवंबर, एक है आपका 31 अक्टूबर और एक है आपका 31 जुलाई। तो ये जो 3 ड्यू डेट है, ड्यू डेट एप्लीकेबल टू डिफरेंट एसएससीज, तो एसएससीज को जो भी ड्यू डेट एप्लीकेबल है, एसएससी को उस ड्यू डेट के अंदर ही अपना लॉस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बट अगर एसएससी ड्यू डेट में अपना रिटर्न फाइल नहीं करता, अगर एसएससी अपना रिटर्न फाइल करता है आफ्टर द ड्यू डेट, दैट इज योर बिलेटेड रिटर्न, इन दैट केस आल्सो एसएससी 2 टाइप के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। एक है आपका लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और एक है आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बट फॉर अदर लॉसेस, अगर उसे अदर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, इन दैट केस उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। लास्ट, लेट सपोज एसएससी का लॉस है और एसएससी का एलिजिबल इनकम भी है। एसएससी हैज लॉस एंड एसएससी हैज एलिजिबल इनकम। इस लॉस का एलिजिबल इनकम के साथ एडजस्टमेंट हो सकता है, सेटअप हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, एसएससी हैज लॉस एंड एसएससी हैज एलिजिबल इनकम। इस लॉस का एलिजिबल इनकम के साथ एडजस्टमेंट हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट एसएससी बोलता है कि नहीं, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं। क्या एसएससी ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। अगर लॉस है और लॉस के अगेंस्ट में एलिजिबल इनकम है जिसके साथ ये लॉस एडजस्ट हो सकता है, तो पहले भाई एडजस्ट करना है, बचा हुआ लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, सेम हैज बीन रिटन इन पॉइंट 4, एक बार ये आपको रीड कर लेना है। चलो भाई, तो इसी के साथ इस चैप्टर का रिवीजन खत्म हुआ। अभी मिलते हैं आपके न्यू रीजन वाले चैप्टर के रिवीजन के साथ। ओके, चलो, थैंक यू।